बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। हमारा रेगुलेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस के जो है वो सेशंस में आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है। लेक्चर नंबर 7 तक हमने जो बात की, इससे पहले हमने तमाम चीज़ें जो डिस्कस की, दैट इज़ ऑल अबाउट द रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन। हमारे पास रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या होती है, हमारे पास रेगुलेटरी इकनॉमिक्स हमारे पास क्या होती है, व्हाट इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, व्हाट इज़ लॉ। हमारी तमाम फोकस जो था वो इस तरफ रहा, रेगुलेशन की तरफ। बेसिक्स हमारी जो बेसिक थीम था वो हमारा यही था कि हम आपको इस चीज़ के ऊपर जो है प्रॉपर एक आपकी जो है वो बेस बना पाएँ कि हाउ द रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, इज़ हाउ इम्पॉर्टेंट द रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन इज़। रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ का होना ज़रूरी है, रेगुलेशन का होना ज़रूरी है, कंट्री के अंदर लॉ का होना ज़रूरी है। अगर आपके पास कंट्री के अंदर लॉ नहीं होगा, आपके पास रूल्स एंड रेगुलेशंस आपके पास नहीं होंगे, तो ना सिर्फ आपकी आम से आम चीज़ बल्कि आपके जो इदारे हैं वो भी आपके जो हैं उसके बगैर नहीं चल सकेंगे। तो इदारों को चलाने के लिए, आपके पास एक मुल्क को चलाने के लिए, नज़्म व ज़ब्त कायम करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। हमने आपके साथ ये भी चीज़ डिस्कस की कि रूल एंड रेगुलेशन की इंपॉर्टेंस क्या है एक कंट्री के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इवन आपकी पर्सनल लाइफ के लिए, हाउ मच इम्पॉर्टेंट द रूल्स एंड रेगुलेशंस आर। हमारे पास हमने लिंक किया, हमने थोड़ी सी जब इनिशियली हमने बात की तो हमने थोड़ी सी इस चीज़ को भी ऐड किया कि व्हाट इज़ मेंट बाय द कैपिटलिज्म। फिर हमने सोशलिज्म के बारे में बात की, स्टेट सोशलिज्म हमारे पास क्या चीज़ है। कैपिटलिज्म हमने जो बात की, हमने ये बात की कि हमारे पास ओवरऑल जो इकॉनमी का कंट्रोल है वो एक ऑनर के पास होता है, एक बिजनेसमैन के पास होता है। ही डिसाइड अबाउट हिमसेल्फ, अपने रिसोर्सेज को कहाँ पर लगाना है, ईच एंड एवरी डिसीजन ही इज़ द वन हु टेक, और तमाम का तमाम प्रॉफिट भी वो जाता है। ठीक है, हमारे पास जो है और इस चीज़ के ऊपर आपके गवर्नमेंट का कंट्रोल बिल्कुल नहीं होता। जबकि स्टेट सोशलिज्म में जब हमारे पास बात है, वहाँ पर हमने ये बात की कि आपके पास जो गवर्नमेंट है वो डिसाइड करती है आपकी कि किसको कितने रिसोर्सेज देने हैं, रिसोर्स की डिवीजन कैसे होनी है, किस पैसे को कहाँ पर लगाना है, पैसे की एलोकेशन बजट के अंदर कितनी है, वट एवर। सो ईच जितने भी हमारे पास रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो हमारे पास इसी तरह से हम लोग जो है उसको हम डिसाइड करते हैं। हम थोड़ा सा आगे आए और हमने फिर बात की कि हमारे पास जो रेगुलेटरी इकोनॉमिक्स हमारे पास क्या होती है। फिर हमने कहा जी रेगुलेटरी कैप्चर भी एक चीज़ होती है। ठीक है, कि आपके पास रिसोर्सेज जो है वो कैप्चर कर ली जाते हैं। ठीक है, फिर हमने कहा कि जी हमारे पास रेगुलेटरी बॉडीज़ कौन कौन सी हैं, किस किस तरह से तमाम चीज़ें आपके पास मैनेज होती हैं। इन द लास्ट लेक्चर जो हमने बात की थी, अगर आपको थोड़ा सा याद हो, तो हमने अपने पास जो रेगुलेटरी पॉलिसी थी, ठीक है, वो पॉलिसी जो आप रूल्स और रेगुलेशन कंट्रीज से आपके पास डिफरेंट इदारों के ऊपर लगाती है। ठीक है, रेगुलेटरी पॉलिसी का हमने लिंक इस्टेब्लिश किया आपके पास गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस के साथ। ठीक है, कि जो आपके पास गुड गवर्नेंस की प्रैक्टिसेस हैं उसके साथ जो है रेगुलेटरी अथॉरिटी का आपके पास जो है वो क्या लिंकेज है। इस चीज़ को जब हमने थोड़ा आगे बढ़ाया तो हमें पता चला कि देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन द फ्री मार्केट एंड हमारे पास जो है वो हमारे पास जो रेगुलेटेड मार्केट है वो। बट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको डिस्कस करना मैं यहाँ ज़रूरी समझता हूँ इज़ जो हमारे पास बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि हमारे पास जो आपके पास कम्युनिटी की एंगेजमेंट है, जो गुड गवर्नेंस की प्रैक्टिस है कि कम्युनिटी को आपने इंगेज करना है इन द पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट। ठीक है, या हम ये बात भी कर सकते हैं कि हमारे पास कम्युनिटी ड्रिवन डेवलपमेंट, एक हमारे पास है कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट जिसमें कम्युनिटी जो है वो इन्वॉल्व होती है, बट गवर्नमेंट जो है कम्युनिटी को इन्वॉल्व करती है अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर। ठीक है, बट द मेन एक्टर इज द गवर्नमेंट। One thing, another form of the development is, it is called community driven development, जिसमें community project भी खुद बनाती है और project को implement भी community खुद करती है। So project की base भी community के पास है, उसकी implementation भी उसके पास है, community is accountable for that very project। तो हमारे पास there is a difference between community based project and community driven project। दोबारा जरा बताइए मुझे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट और कम्युनिटी ड्रिवन प्रोजेक्ट। कम्युनिटी ड्रिवन प्रोजेक्ट्स वो हैं जहां पे कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट 100% है। कम्युनिटी अपना प्रोजेक्ट खुद आइडेंटिफाई करती है, कम्युनिटी अपने प्रोजेक्ट को खुद इम्प्लीमेंट भी करती है। बट इन कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट गवर्नमेंट का होता है, लेकिन कम्युनिटी इसके अंदर आपके पास क्या होती है, वो इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फुल कंट्रोल है वो गवर्नमेंट का आपके पास है। कम्युनिटी हैज नो डिसीजन मेकिंग पावर, मे बी दे आर हेल्पिंग इन द इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो हमारे पास देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस। जो आपके पास गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस हैं ये तभी पॉसिबल होंगी जब आपकी जो रेगुलेटरी एजेंसीज हैं वो आपके पास ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करें, अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करें। ठीक है, जितने भी लॉज हैं उनकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, इन तमाम चीज़ों को जब वो इंश्योर करेंगे तब आपके पास पॉसिबिलिटी होगी कि तमाम चीज़ें, तमाम फंक्शन आपका जो है वो एक रेगुलर मैनर में आपके पास जो है एग्जीक्यूट आपके पास हों। ठीक है, अगर वो आपके पास प्रॉपरली नहीं होती तो आपके पास गुड गवर्नेंस जो है वो इम्प्लीमेंट करना आपके लिए शायद जो है वो फिजिबल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर जो गुड गवर्नेंस की हम बात कर रहे हैं, तो गुड गवर्नेंस में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमने अभी डिस्कस की, दैट इज द कम्युनिटी एंगेजमेंट। उसको इग्नोर करना ऑफ कोर्स गुड गवर्नेंस के प्रिंसिपल के अगेंस्ट है, क्योंकि गुड गवर्नेंस की जो आपके पास बेस है दैट इज बेस्ड ऑन द डिवोल्यूशन। हमने बात की थी डिवोल्यूशन प्लान की, फिर मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर सिटीजन कम्युनिटी बोर्ड की एक फुल एग्जांपल कोट की थी कि किस तरह से सिटीजन कम्युनिटी बोर्ड्स बनाए गए और उनको जो है किस तरह से इन्वॉल्व किया गया आपके पास डिफरेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर। आपने भी इस चीज़ को ऐसे ही लेकर चलना है। आपने इस तरह की और एग्जांपल्स भी देखनी है, पढ़नी है। इंडिया के अंदर आप देखें, बांग्लादेश के अंदर आप देखें, आपके पास ठीक है कम्युनिटी इंगेजमेंट की बहुत अच्छी मिसाल जो है आपके पास ग्रामीण बैंक इनिशिएटिव है जिसने कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया। ठीक है, डेवलपमेंट इनिशिएटिव के अंदर, और बहुत बड़ी एक लार्ज मैसिव नंबर ऑफ जो एंटरप्रेन्योर्स उन्होंने प्रोड्यूस किए एंड दोज ऑल वर फीमेल एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, तो इस तरह के आपके पास डिफरेंट सक्सेस स्टोरीज हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं। आपके पास वैल्यू ऑफ फ्री मार्केट हमारे पास, ठीक है, मोनोपोलीज को ओवरकम करने के लिए, गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन जो है उनको ओवरकम करने के लिए वी हैव दिस फ्री मार्केट गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर रेगुलेटिंग क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस। देन अगर थोड़ा सा आपको याद हो तो हमने बात की थी कि कंट्री प्रिंसिपल फॉर द बेटर रेगुलेशन। ठीक है, हमने एक एग्जांपल, ये जो हमने प्रिंसिपल दिए हैं, दीज आर द 5 डिफरेंट प्रिंसिपल्स एंड दिस इज प्रोवाइडेड बाय द यूनाइटेड किंगडम बेटर रेगुलेशन टास्क फोर्स इन 1998। ठीक है, तो हमारे पास इसमें जो हमारे पास 5 प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व हैं, दीज आर ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, टारगेटिंग, कंसिस्टेंसी और प्रोपोर्शनैलिटी। दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग। ट्रांसपेरेंसी आपके पास बहुत ज़रूरी है। जो कुछ भी आपकी गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन हैं वो इस तरह के हों, वो इतने क्लियर हों आपके पास कि रूल्स आर इक्वल फॉर एवरीबॉडी, रूल ओवर राइड आपके पास ना हो। ठीक है, जैसे हमने कहा था कि आपके पास रेगुलेटरी कैप्चर हमारे पास है। रेगुलेटरी कैप्चर इज द थिंग कि आपके लॉज हैं, रूल्स रेगुलेशन हैं, बट मतलब कि वो सिर्फ किसी खास तबके के लिए जो है वो नहीं है। ओवरऑल जब रूल बनाया जाता है तो रूल मस्ट बी जनरलाइज्ड, रेगुलेशन मस्ट बी जनरलाइज्ड, जो तमाम के ऊपर आपके पास लगनी चाहिए और तमाम के तमाम उस रेगुलेशन को लेकर चले और फॉलो करें, और लॉ जो है वो उस रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करवाए। हर गवर्नमेंट के, हर जो सोसाइटी के जो सेक्शन है सोसाइटी के अंदर, तमाम सोसाइटी के ऊपर वो लॉ लगना चाहिए, सिर्फ कुछ चीज़ों के ऊपर आपके पास लॉ नहीं लगना चाहिए। ठीक है, दैट थिंग इज हमारे पास जो है वो आपके पास कभी भी जो है वो सूटेबल नहीं है चॉइस आपके पास। लॉ जो आपके पास रेगुलेटरी कैप्चर का हमने कंसेप्ट दिया था वो जो आपके पास यही था कि रूल्स को ओवरराइड कर दिया जाता है। ठीक है, उनको जो है नहीं समझाता। आपके माशरे के अंदर तो आप देख सकते हैं हमारे पास कि आपके पास रूल्स जो है वो बनाए जाते हैं, रूल्स हैं भी। ठीक है, कई दफ़ा आपके पास जो है वो डिसीजंस आधे घंटे में आ जाता है और कई दफ़ा डिसीजन लेने के लिए आपको कोर्ट्स के अंदर साल जो है वो अच्छा खासा आपको टाइम लग जाता है। तो थिंग्स आर वेरी मच प्रीटी डिफरेंट। तो आई बिलीव कि रूल जो है वो कैप्चरिंग का कंसेप्ट हमारे यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा है शायद। आई एम सॉरी टू से दैट बट देयर इज़ द फैक्ट। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म, अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म आप थोड़ा इस तरह से देखें कि एक ऑडिट जिस तरह आप करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जब आप जाते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप ऑडिट करते हैं तो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दैट ऑडिट। पर्पस ऑडिट का ये होता है कि भाई आपने ये वाला काम अकॉर्डिंग टू दिस रूल्स एंड रेगुलेशन इस तरह से करना था। अगर ऑर्गेनाइजेशन ने जितने भी अपने टास्क परफॉर्म किए हैं वो अंडर द रूल्स एंड रेगुलेशन है और वो दे आर ऑफ कोर्स रूल्स एंड रेगुलेशन से उनका कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, तो ऑडिट हैज़ नो ऑब्जेक्शन ऑन यू। अदरवाइज देर आर सो मेनी ऑब्जेक्शंस फ्रॉम द ऑडिट एंड। अदरवाइज ऑडिट आपको बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शंस जो है वो लगा सकता है, भाई ये क्या है, ये क्या है, ये तो ऐसे करना था, ऐसे था। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको जो है वो
सैलरी का 20% जो है वो आपने एम्प्लॉय का एजुकेशन फंड में काटना था, आपने जो है वो 10% काटा, तो ऑफ कोर्स देयर इज ऑब्जेक्शन, देयर इज अ रूल कि आपने जो है 20% काटना, आपने 10% क्यों काटा? सो यू हैव नो जस्टिफिकेशन फॉर दैट, एज द रूल इज फॉर ऑल, रूल सबके लिए एक ही है। तो ऑफ कोर्स यू हैव टू क्लियर दैट वेरी ऑब्जेक्शन, उसको जो है फिर वो क्लियर करना पड़ेगा। सेम थिंग इज अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी बीइंग अ मुस्लिम, हम अकाउंटेबल हैं और क़यामत के दिन हमने उसका हिसाब देना है कि हमने किस चीज़ के लिए भेजा गया एंड व्हाट वी एक्चुअली डिड। सेम थिंग इज एन एम्प्लॉय इज अकाउंटेबल फॉर द अथॉरिटी ही वॉज बीइंग प्रोवाइडेड, कि भाई आपको ये अथॉरिटी दी गई थी, आपने ये काम करना था, आपने किया या आपने नहीं किया, ठीक है, तो वो उसका अकाउंटेबल है। एक कंट्री के अंदर अगर अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म आ जाए, ठीक है, तो आपके पास अभी आपके पास थोड़ा सा याद हो तो आपके पास वियतनाम के अंदर एक शिप जो है वो बच्चों को ला रही थी, तो वो शिप जो है वो डूब गई, ठीक है, और जो रेस्क्यू एजेंसीज थी वो तकरीबन 45 मिनट वहाँ पे लेट पहुंची। उन्हें वहाँ टाइम पे पहुंचना चाहिए था, बट दे आर डिले 40 मिनट सिर्फ उनका जो था वो डिले था। वियतनाम की गवर्नमेंट ने जो है वो रिजाइन दे दिया, तमाम गवर्नमेंट ने, उनके जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने रिजाइन दे दिया। द रीजन बिहाइंड दैट कि आपके पास 45 मिनट्स लेट क्यों पहुंची वो शिप। मीन आप इस एहसास को देखें, इस कमिटमेंट को देखें। दिस इज कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी। दे आर अकाउंटेबल इन फ्रंट ऑफ द नेशन कि भाई हमारी रूलिंग थी, हमारी जो थी, हम जो थे वो काम कर रहे थे, ठीक है, और 45 मिनट्स लेट क्यों हुई वो शिप, ठीक है, क्यों मतलब रेस्क्यू टीम 45 मिनट्स लेट क्यों पहुंची। तो उन्होंने इस चीज़ को अप्राइज करने के लिए, एक्नॉलेज करने के लिए कि वी आर अकाउंटेबल इन फ्रंट ऑफ नेशन, उन्होंने रिजाइन दे दिए कि हम जो हैं इस ओहदे के नहीं हैं मदद। आप अपने माशरे में देखें कि आपके क्या सेटअप हैं, किस तरह से चीज़ें जो है आपके पास चल रही है, क्या आपकी मैनेजमेंट चल रही है। सो द थिंग्स आर प्रीटी डिफरेंट। दे आर नॉट मुस्लिम बट स्टिल दे आर फॉलोइंग द रूल्स ऑफ मुस्लिम। वी आर मुस्लिम बट स्टिल वी आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स ऑफ मुस्लिम। सो थिंग्स आर प्रीटी डिफरेंट। तो हमारे पास ये चीज़ें होना ज़रूरी है, ट्रांसपेरेंसी भी ज़रूरी है, अकाउंटेबिलिटी भी ज़रूरी है, टारगेटिंग भी आपके पास ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी भी ज़रूरी है, एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द प्रोपोर्शनैलिटी। दिस इज़ अगेन एन इम्पॉर्टेंट थिंग। आज का जो लेक्चर है, हम आज से जो है वो बात शुरू करेंगे। आज के बाद जितने भी हमारे लेक्चर्स है, हमारा जो फोकस रहेगा हमारे पास वो रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस के ऊपर रहेगा जो पाकिस्तान के अंदर आपके पास काम कर रहे हैं। फिर हमारे पास जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं इनसाइड दैट, हम उनके बारे में भी जो है वो बात करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द मिनिस्ट्रीज। आपके पास डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं, उनकी क्या फंक्शंस हैं, उनके क्या काम है, कौन कौन से रेगुलेटरी बॉडीज जो है वो उनके अंडर जो है वो काम कर रहे हैं, उनके क्या फंक्शंस हैं, ठीक है, और कौन कौन से ऐसे रूल्स हैं, लॉज हैं जो कि मतलब कि इन रेगुलेटरी बॉडीज़ ने बनाए हैं और उसके अंडर जो है वो काम आपके पास जो है वो कर रहे हैं। तो आज जो हम बात करेंगे, हमारा आज का जो फोकस होगा वो हमारे पास होगा फर्स्ट ऑफ ऑल मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के ऊपर कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स आपके पास क्या चीज़ है, इनकी मिशन स्टेटमेंट क्या है, इसके किस किस काम के अंदर इन्होंने जो है इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, चार्टर क्या है इनका, हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ट्रेड पॉलिसी एज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इज डीलिंग विद द ट्रेड। तो हमने जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेड पॉलिसीज़ हैं इंपोर्ट के ऊपर, एक्सपोर्ट के ऊपर, उनको हम देखेंगे वो हमारे पास क्या है। देन हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ द मिनिस्ट्री के, जो हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है इसके फंक्शंस आपके पास क्या हैं, हम इनको देखेंगे। देन एट द लास्ट वी शुड डिस्कस अबाउट द ऑर्गेनोग्राम एंड देन द कॉमर्स डिवीजन कि हमारे पास कॉमर्स डिवीजन आपके पास जो है ये क्या है, किस तरह से ये जो एक्ट करता है, क्या ऐसी जो है एक्टिविटीज़ आपके पास हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड लुक इनटू द मिशन स्टेटमेंट। आई बिलीव कि आप लोगों को जो है मिशन स्टेटमेंट के बारे में क्लियर होगा। मैंने आपको इनिशियली भी शायद थोड़ा हिंट दिया था इस चीज़ के ऊपर कि देयर इज डिफरेंस बिटवीन द विजन स्टेटमेंट एंड मिशन स्टेटमेंट। आप में इसको बताएगा कि विजन स्टेटमेंट और मिशन स्टेटमेंट क्या डिफरेंस है। मैं आप लोगों से आंसर चाहता हूँ कि आप लोग मुझे काइंडली बताएं कि हमारे पास विजन स्टेटमेंट क्या होती है और मिशन स्टेटमेंट आपके पास क्या होती है। मे बी आपके ट्यूटर्स आपके सामने हैं, आप उनको देखें कि किस तरह से वो आपसे डील करते हैं, ठीक है, उनको आपको गाइड भी किया जाएगा, ठीक है। मैं आपको थोड़ी सी क्लेरिफाई कर देता हूँ इस चीज़ के ऊपर कि जो मिशन स्टेटमेंट हमारे पास है वो हमारे पास पहले विजन स्टेटमेंट देखते हैं फिर मिशन स्टेटमेंट देखते हैं। हम हमारे पास जो विजन स्टेटमेंट आपके पास है ये एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है, ये हमारे पास एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, ब्रॉडर प्लानिंग है हमारे पास, ठीक है। मिशन स्टेटमेंट हमारे पास फ्यूचर स्टेटमेंट होती है, व्हाट यू वांट टू बिकम इन द फ्यूचर। आप फ्यूचर में खुद को कहाँ पर देखना चाहते हैं,
5 साल बाद आपका क्या प्रोस्पेक्टिव्स है। ये लॉन्ग टर्म डिसीजन आपके पास होता है, लॉन्ग टर्म प्लान आपके पास होता है कि अगले 5 सालों में आप खुद को कहाँ पर देखना चाहते हैं, ठीक है। एंड मिशन स्टेटमेंट, दीज आर शॉर्ट टर्म्स, दीज आर द शॉर्ट टर्म गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आपके पास होते हैं, ठीक है। करंटली आप क्या कर रहे हैं, फ्यूचर में कहाँ होना चाहते हैं, दैट इज विजन। मिशन, अभी आप क्या कर रहे हैं, दैट इज योर मिशन स्टेटमेंट, ठीक है। ये आपकी जो है मिशन स्टेटमेंट है, ठीक है। और इस मिशन स्टेटमेंट के अंदर आप क्या करते हैं कि आप देखते हैं कि किस तरह से चीज़ें आपके पास जो है वो इन लाइन है। अगर आपकी मिशन स्टेटमेंट में जो आप शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स गोल्स आप लेके चल रहे हैं, अगर वो आप फुलफिल करते हैं तो आपके पास एक्चुअली आप विजन स्टेटमेंट की तरफ जो है आप जो है वो अपने आप को डायरेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। आपके जो मिशंस हैं, आपके जो विजन स्टेटमेंट है, दैट इज एक्चुअली मिशन स्टेटमेंट हेल्प करती है कंपनी की उनकी विजन स्टेटमेंट को अचीव करने के लिए। तो हमारे पास सिमिलरली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की भी जो है विजन स्टेटमेंट हमारे पास है, कंट्रीब्यूटिंग टू द नेशनल इकोनॉमी थ्रू ट्रेड लिबरलाइजेशन एंड फैसिलिटेशन, इम्प्रूविंग एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस एंड रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ डूइंग द बिजनेस। दैट इज व्हाट दे एक्चुअली वांट, ठीक है। ये मतलब कि जो चाहते हैं, ये जो कर रहे हैं करंटली और जो चाहते हैं हमारे पास, ठीक है, दैट इज द मिशन स्टेटमेंट ऑफ दैट वेरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो पाकिस्तान की है वो क्या चाह रही है जी, कंट्रीब्यूटिंग टू द नेशनल इकोनॉमी, ऑफ कोर्स यू आर डीलिंग विद द ट्रेड। एंड जिस तरह हमें पता है कि हमारे जो बिजनेसेस हैं वो हमारी बैकबोन है इंडस्ट्री की, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ की। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग that ministry is also acknowledging this thing, that contributing to the national economy through trade liberalization and facilitation, that they believe on the trade liberalization कि ट्रेड आपके पास जो है वो लिबरल होनी चाहिए, ठीक है। एंड फैसिलिटेशन, और जो ट्रेड के लोग हैं जो बिजनेस कर रहे हैं उनको जो है फैसिलिटेशन भी देनी है, उनको जो है आपने जो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो फैसिलिटेशंस हैं, जो सहूलियात हैं, मरात हैं, जो टैक्सेशन में बेनिफिट्स हैं, जो सब्सिडीज़ हैं, वो जो है आपने प्रोवाइड करनी है थ्रू ट्रेड लिबरलाइजेशन, इम्प्रूविंग एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस। आपके पास इम्प्रूविंग एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस एंड रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ डूइंग द बिजनेस। ये जो आपके पास ट्रेड लिबरलाइजेशन और फैसिलिटेशन मिनिस्ट्री आपको दे रही है, ये दो बेसिस के ऊपर दे रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर एमिंग दैट दे शुड इम्प्रूव द एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस एंड सेकेंडली रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। कि इन्होंने जो बिजनेस की कॉस्ट है उसको भी इन्होंने जो है आपके पास वो जो है रिड्यूस करना है आपके पास, ठीक है। अब ट्रेड कम्पिटिटिवनेस आप किस तरह से बढ़ाएंगे, ऑफ कोर्स अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो विद इन द कंट्री जो आपका कंपटीशन है वो तो इट्स ओके कि आपको पता है कि दूसरी जो इंडस्ट्री है उसकी कम्पिटेंसीज क्या हैं, उसका कम्पिटिटिव एज क्या है, वो किस तरह से मार्केट में काम कर रहे हैं, आप किस तरह से कर रहे हैं, यू कैन समथिंग मैच लाइक दिस। पर व्हाट अबाउट द फॉरेन कम्पिटिटर्स, व्हाट अबाउट द फॉरेन कम्पिटिटर्स जो आपके पास बाहर हैं, अब्रॉड हैं आपके कम्पिटिटर्स, उनके साथ आप किस तरह से जो है वो मैच कराएंगे खुद को, ठीक है। आपको अपनी कम्पिटेंसीज को, अगर आप फॉर एग्जांपल अपने मुल्क से बाहर बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको अपनी कम्पिटेंसीज जो है वो अकॉर्डिंग टू द फॉरेन कंट्रीज रिक्वायरमेंट उस तरह से आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा। क्वालिटी के वो स्टैंडर्ड्स जो हैं अचीव करने पड़ेंगे, ISO व्हाटएवर डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुताबिक आपको अपनी चीज़ें जो है वो आपको करनी पड़ेंगी, तभी आप जो है वहाँ तक जो है खुद को जो है वो देख पाएंगे। एंड रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, ऑफ कोर्स मिनिस्ट्री का जो मेन पर्पज़ आपके पास है कॉमर्स का कि वो बिजनेसेस को फैसिलिटेट करना है, और बिजनेसेस आप तभी फैसिलिटेट करेंगे जब आप कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस उसको जो है आप रिड्यूस करेंगे आपके पास, ठीक है। तो मिनिस्ट्री इस एंड से जो है वो फैसिलिटेट कर रही है बिजनेसेस को कि कम्पिटिटिवनेस जो है उसको बढ़ा रही है, ठीक है, एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस को बढ़ा रही है, ठीक है। एंड जो आपके पास बिजनेस का डूइंग बिजनेस है उसको जो है वो आपके पास उस कॉस्ट को जो है वो रिड्यूस किया जा रहा है। एम टू अचीव हाई मार्केट एक्सेस फॉर पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स इन एग्जिस्टिंग मार्केट एज वेल एज न्यू मार्केट विद अल्टीमेट एम ऑफ इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। द मेन एम इज टू इम्प्रूव द इकोनॉमी एज वेल एज द सोशली प्रोस्पेरस सोसाइटी। हमारे पास मिनिस्ट्री का मेन एम आपके पास ये है। एंड हाउ दे आर डूइंग, दे आर एमिंग टू अचीव हाई मार्केट एक्सेस फॉर द पाकिस्तानी प्रोडक्ट।
इनका मकसद ये है कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट को डिफरेंट मार्केट्स के अंदर, नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट आउटसाइड द पाकिस्तान, डिफरेंट मार्केट्स के अंदर पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन इज़ वेरी मच हेल्पफुल। इंट्रोडक्शन आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स की डिफरेंट मुल्कों में वो हेल्पफुल आपके पास इस तरह से है कि आपके पास आपका प्रोडक्ट जब इंट्रोड्यूस होगा तो आपके पास जो है फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट लेगा। ठीक है, मे बी आपके पास जो है जो एक्सपोर्ट्स की जो फैसिलिटीज़ आपके पास जो एक्सपोर्ट है आपके प्रोडक्ट की वो आपके पास इन्हांस हो। ठीक है, कई दफ़ा से आपके पास जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं वहाँ पे आपके पास प्रोजेक्ट्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, और उन प्रोजेक्ट्स के अंदर आप क्या करते हैं कि आप देखते हैं आपके पास कि आपके पास जो डिफरेंट चीज़ें हैं वो आपके पास लिंक्ड है या आपके पास लिंक जो है वो आपके पास नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास आप अगर किसी मुल्क में जाएं जहाँ पे आपके पास चावल बहुत ज़्यादा पैदा होता है, ठीक है, बांग्लादेश फॉर एग्जांपल आप देख लें, तो ऐसी कंट्री के अंदर आपके पास क्या होगा कि चावल की प्राइस जो है वो लो होगी। मे बी आपके पास चावल ज़्यादा नहीं होता तो आपके पास क्या होगा, चावल की प्राइस हाई होगी। ठीक है, वाई? बिकॉज यू आर इम्पोर्टिंग दैट थिंग। तो इफ़ यू स्टार्ट इम्पोर्टिंग फ्रॉम दोज कंट्रीज जहाँ पे चावल होता है तो वहाँ से आपको चावल जो है वो सस्ता मिलेगा। ठीक है, आपके पास दुनिया भर में ये ट्रेंड है कि इंडस्ट्रीज हमेशा वहाँ पर लगाई जाती हैं जहाँ पे आपको रॉ मटेरियल जो है वो चीप मिलता है। आप इस चीज़ को देखें, आप हर दफ़ा देखते हैं भाई कि जो आपके पास डिफरेंट मटेरियल्स होता है, आपके बैटरीज देख रहे हैं मोबाइल की, लैपटॉप की, इवन एप्पल के मोबाइल की आप देख रहे हैं सेटअप पूरे का पूरा, तो बैटरी मेड इन चाइना, ठीक है, असेंबल्ड इन कैलिफोर्निया। तो मतलब ऐसी मार्केट देखनी है हमेशा कंपनी की जहाँ पर उनको लेबर चीप पड़े, उनको रॉ मटेरियल सस्ता पड़े। ठीक है, वो लोग उनका एक्सपर्टीज ज़्यादा हो उस चीज़ के अंदर। तो कंपनीज जो है इस तरह से जो है वो अपने पास डिफरेंट जगह पर अपने जो है उन्होंने प्लांट्स लगा रखे हैं। फॉर एग्जांपल आप देखें कंप्यूटर के अंदर आपके पास जो है वो सिलिकॉन चिप यूज़ होते हैं। ठीक है, और सिलिकॉन जो है आपके पास सबसे ज़्यादा वो वियतनाम में पाया जाता है। वियतनाम के अंदर आपके पास जितनी भी आपके पास चिप्स है खासकर कंप्यूटर की, इंटेल की, वट एवर, ठीक है, दे आर एक्सपर्ट, दे हैव द एक्सपर्ट इंडस्ट्रीज, जो चिप के अंदर जो है वो लोग एक्सपर्ट हैं। ठीक है, उस चीज़ को सेमीकंडक्टर्स चिप्स के अंदर बनाने में। तो ऑफ कोर्स तमाम के तमाम चिप्स आपकी जो है वियतनाम के अंदर बनती है। ठीक है, इस आपके पास डिफरेंट इंडस्ट्री। अब देखें कि आपके पास जो क्लॉथ इंडस्ट्री है सबसे अच्छी वो श्रीलंका के अंदर आपको मिलते हैं, आपको बांग्लादेश के अंदर मिलते हैं। क्यों? कि वहाँ पे जो कॉटन है वो आपके पास उनकी पैदावार है, कॉटन वहाँ पर आपके पास सस्ता है, लेबर आपके पास चीप है। ठीक है, तो आपके पास क्या करती है इंडस्ट्रीज आपके पास इस तरह क्या करती हैं, शिफ्ट हो जाती हैं दूसरे कंट्रीज के अंदर और वहाँ पर जाकर क्या करती हैं कि अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको जो है वो इंट्रोड्यूस करवाती हैं, अपने प्रोडक्ट वहाँ से बनवाती हैं और उनको फिर जाकर अच्छी मार्केट्स में एक हाई प्राइस के ऊपर क्या करती हैं वो आपके पास जो है उनको वो सेल करती हैं। द सेम थिंग एक आपके पास जो कंट्रीज की जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं उसके अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है उसका ये रोल है कि वो पाकिस्तानी प्रोडक्ट को जो है ऐसी मार्केट्स में इंट्रोड्यूस करवाए जहाँ पर वो प्रोडक्ट्स जो है पहले इंट्रोड्यूस नहीं हुए। ठीक है, ताकि वो लोग भी अवेयर हों आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी से, आपकी प्रोडक्ट की रिफाइनमेंट से। ठीक है, और देन मतलब कि ऑफ कोर्स आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस है एक्सपोर्ट का, इंपोर्ट का, वो आपके पास जो है स्टार्ट हो जाए, कोलैबोरेशन जो है वो स्टार्ट हो जाए। बट फर्स्ट द पर्सन हैज़ द इन्फॉर्मेशन अबाउट योर प्रोडक्ट, देन ही वो कुछ आपके प्रोडक्ट के बारे में जो है वो क्या करेगा, उसको वो डिसाइड करेगा। What is the charter of that ministry? वो करना क्या चाहते हैं? ठीक है, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? Under the rule of business 1973, the commerce division is assigned the following function. इन्होंने following functions जो हैं वो परफॉर्म करना। फर्स्ट ऑफ ऑल import and export across custom frontiers. फॉर एग्जाम्पल इन्होंने जो है import जो है उसको भी मॉनिटर करना है और एक्सपोर्ट को भी बढ़ाना है अक्रॉस कस्टम फ्रंटियर्स। ठीक है, जो भी मतलब कि गवर्नमेंट चाहती है कि इन कंट्रीज़ के साथ हमारी एक सेटअप बने, उन कंट्रीज़ के साथ जो है वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट उसको जो है क्या करना है, आपने बढ़ाना है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ एक्सपोर्ट प्रमोशन। ठीक है, इंपोर्ट्स तो ऑफ कोर्स कंट्री कर रही है, इंपोर्ट में इशू ये है कि यू हैव टू पे, और कंट्री को पैसा पे करना पड़ता है। ठीक है, और ऑफ कोर्स आप उसी चीज़ के लिए एक्सपोर्ट करेंगे जिस आप उसी चीज़ के लिए ही जो है वो आपके पास आप उसी चीज़ को इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, कि जो आपके मुल्क में नहीं है। ठीक है, रॉ मटेरियल कुछ ऐसा है जो कि आपके मुल्क में नहीं है तो उसको आपको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा बिकॉज जहाँ से हम मंगवा रहे हैं वहाँ से आपके पास जो यहाँ पर आपके पास चीज़ें आपके पास जो है एक्सपेंसिव आपके पास पड़ेगी। ठीक है, अब आपके पास देखें कि आपने अगर F-16 परचेज़ करना है तो अमेरिका से आपको परचेज़ करना पड़ेगा। ठीक है, जब आप अमेरिका से परचेज़ करेंगे आप तो ऑफ कोर्स अमेरिका आपसे पाकिस्तानी रुपीज़ तो नहीं लेगा, अमेरिका आपसे क्या करेगा,
कि अमेरिका आपसे यूएस डॉलर मांगेगा, जी हम इतने यूएस डॉलर पे करें। आप यूएस डॉलर कहाँ से उठाएंगे? आप यूएस डॉलर उठाएंगे मार्केट से। अब जब आपने यूएस डॉलर इतना बड़ा एक आपने अमाउंट यूएस डॉलर आपने मार्केट से उठाया पे करने के लिए, किसको? अमेरिका को, तो मार्केट के अंदर यूएस डॉलर की नीड जनरेट हुई, ठीक है। जो ही उसकी मार्केट, अगर मैं 25 जो है वेब 16 खरीदे, बहुत बड़ा एक डॉलर के अमाउंट आपको चाहिए जो आपने उनको पे करने। जब आपने क्या किया, जब आपने इतनी बड़ी मार्केट के अंदर से आपने डॉलर को रिक्वेस्ट किया, तो ऑफ कोर्स जब मार्केट के अंदर डॉलर की डिमांड बढ़ी तो डॉलर की जो प्राइस है वो भी आपके पास क्या होगी? बढ़ गई। तो ऑफ कोर्स आपको एक एंड से नहीं, दोनों एंड से जो है आपको जो है वो पे करना पड़ता है। दैट्स वाई कि कंपनीज जो है वो इंपोर्ट को जो है वो ज़्यादा प्रमोट नहीं करती, लेकिन एक्सपोर्ट को जो है वो ज़्यादा प्रमोट करती हैं कि उनके कंट्री के प्रोडक्ट्स हैं वो बाहर जाएं, वो बाहर बिकें, ताकि आपके पास क्या हो, लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपके प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस लें और आपको क्या करें, मतलब कि कंट्री को जो है आपके पास वो फॉरेन इनकम आना शुरू हो आपके पास, ठीक है। फॉरेन मनी जो आपके पास है, फॉरेन करेंसी जो है वो आपके कंट्री में जो है वो आना शुरू हो जाए, ताकि स्टेबिलिटी जो है वो आपके पास इकोनॉमी के अंदर वो आपके पास बैलेंस हो जाए। कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक, ठीक है। कमर्शियल इंटेलिजेंस जो आपके पास कॉमर्स के हवाले से जितनी भी इंफॉर्मेशन है और जो भी स्टैटिस्टिक है वो इस मिनिस्ट्री का काम है कि वो इसको रखे कि कौन सी कंपनी कितना जो है वो बिजनेस है, कितनी सेल्स कर रही है, इंपोर्ट्स क्या क्या है, इंपोर्ट्स किस किस चीज़ की हैं, किस किस कंट्री से डिमांड ज़्यादा है, कितनी एक्सपोर्ट हो रही है, कितनी इंपोर्ट हो रही है, ये तमाम जो इन्फॉर्मेशन है, ये तमाम जो स्टैटिस्टिक है अमाउंट की, ये जो है इसको बैलेंस रखना, ये भी आपके जो है मिनिस्ट्री के चार्टर के अंदर आपके पास जो है वो आता है। आपके पास टैरिफ पॉलिसी एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। टैरिफ हमारे पास जी है कि आपके पास कितनी कॉस्ट आपके पास आएगी, ठीक है, कितनी होगी कॉस्ट आपको, इंपोर्ट आप कर रहे हैं चीज़ें तो कितना टैरिफ आपको जो है वो पे करना पड़ेगा, उसके बारे में तमाम डिटेल्स एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन क्या है, किस तरह से, ये तमाम चीज़ें जो है वो आपको देखनी पड़ती हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग हमारे पास जो है वो हमारे पास एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ आपके पास क्या है, कितनी आपको पे करनी पड़ेगी, काउंटर वेलिंग ड्यूटीज एंड सेफ गार्ड लॉज, इन तमाम के ऊपर भी जो है वो आपको जो है फोकस करना पड़ेगा। चार्टर ऑफ मिनिस्ट्री को अगर हम थोड़ा और आगे एक्सटेंड करें तो हमें पता चलता है जी इंटर प्रोविजनल ट्रेड, हमारे पास जो इंटर प्रोविंशियल ट्रेड है उसको भी जो है वो प्रमोट करना है। ये देखिए हमारे पास हमने बात की कि फॉरेन इंपोर्ट एक्सपोर्ट को कंट्रोल करना, दैट इज़ विद द फॉरेन, बट यहाँ पर जो है ट्रेड मिनिस्ट्री जो है जो अपना रोल प्ले कर रही है वो हमारे पास सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टर के साथ नहीं बल्कि जो आपके लोकल इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ भी जो है वो लिजान और उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है उनको भी जो है वो प्रमोट कर रही है और उनके अंदर भी जो है वो रिलेशनशिप बिल्ड कर रही है, ठीक है। हमारे पास दैट्स वाई कि इंटर प्रोविंशियल ट्रेड जो है उसको भी जो है वो क्रिएट किया जा रहा है कि एक सूबे की चीज़ जो है दूसरे सूबे में जाए, दूसरे सूबे में जाए, तो एक दूसरे को इंटरनली जो है फैसिलिटेट किया जा रहा है ताकि जो आपके पास इंटर कंट्री जो ट्रेड है उसको भी जो है वो एक्सटेंड किया जाए आपके पास, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखें आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर हैं, आपको जो है रॉ मटेरियल चाहिए, आपको धागा चाहिए, जूट चाहिए, कॉटन चाहिए, तो जिन दूसरे सूबों के अंदर कॉटन ज़्यादा हो रहा है तो आप ऑफ कोर्स उनके साथ लिंकेज करके आप कॉटन को वहाँ पर मंगवा सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास गन्ना है, ठीक है, गन्ना जहाँ जिस पंजाब में हो रहा है तो उसको बाहर दूसरे प्रोविंसेस के अंदर जो है वो जो है वो जाना चाहिए और इंटर प्रोविजनल जो ट्रेड कोलैबोरेशन है वही इस चीज़ को जो है प्रमोट करेगी। आपके पास डोमेस्टिक कॉमर्स जो आपके पास ट्रेड है, ठीक है, जो आपके पास कंट्री के अंदर हो रही है उस ट्रेड के ऊपर जो आपके पास रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जो लॉज हैं वो तमाम के तमाम जो है इम्प्लीमेंट करना, उन्हें बनाना, अगेन ये आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोल ऑफ चैम्बर्स एंड ट्रेड एसोसिएशंस, हमारे पास डिफरेंट ट्रेड एसोसिएशंस होती हैं, जिससे हमने बात की थी हमारे पास कि लेबर यूनियंस हमारे पास होती है, इस तरह हमारे पास जो है ट्रेड एसोसिएशन हमारे पास होती है। पर्पस एंड ट्रेड एसोसिएशन हमारे पास क्या होता है कि वो अपने जो बेनिफिट्स हैं उनको जो वो किस तरह से जो है वो अपने मफादात को जो है उनको जो है मनवा सके, उनको महफूज रख सके हमारे पास, ठीक है। जिस तरह हमारे पास जो ही पेट्रोल बढ़ता है तो किराया बढ़ाने की बात शुरू हो जाती है, आपके पास जितने भी ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, जो आपके पास ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस हैं वो मतलब कि गवर्नमेंट को जो है वो प्रेशर डालती हैं कि वो क्या करें, इस चीज़ को जो है वो करें, ठीक है। तो जब वो खुद करते हैं तो हमारे पास चीज़ें जो आपके पास जो है वो डिफरेंट नजर आती हैं, ठीक है। तो इंटर प्रोविंशियल ट्रेड, डोमेस्टिक ट्रेड, ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोल ऑफ चैम्बर्स एंड ट्रेड एसोसिएशन, ठीक है,
ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोल ऑफ चैम्बर्स, ऑर्गेनाइजेशन भी उनकी इम्पोर्टेंट है कि जो आपके पास चैम्बर्स हैं उन चैम्बर्स के अंदर आपके पास जो है इलेक्शंस होते हैं डिफरेंट, आपके पास जो एसोसिएशंस बनती हैं, उसमें भी आपके पास सदर हैं, नायब सदर हैं, सेक्रेटरीज हैं, वो तमाम के तमाम आपके पास चूज किए जाते हैं, ठीक है, प्रॉपर प्रोसेस के साथ। तो इस तमाम चीज़ को जो है मैनेज करना, हैंडल करना, ये भी जो है आपके मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड के चार्टर के अंदर जो है वो शामिल है। लॉ ऑफ इंश्योरेंस एंड रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज, अगेन आपके पास कंट्री के अंदर इंश्योरेंस कंपनीज जो डिफरेंट हैं उनको रजिस्टर करना, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, ताकि लोगों के जो पैसा उसको जो है सेफ गार्ड किया जाए, ठीक है, एंड देन कितने % रिटर्न होगा, कितने % इंस्टॉलमेंट होगी, क्या होगा, तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट के नॉलेज में आपके पास होती हैं, और विदाउट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस एंड विदाउट गवर्नमेंट डिस्कशन आपके पास जो है चीज़ें जो आपके पास जो है अप्रूव नहीं होती। जो आपके पास लॉज ऑफ इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस के जो कानून है, ठीक है, इंश्योरेंस को अगर आप देखें तो आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस है, ठीक है, आपके पास आदमजी इंश्योरेंस है, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस आपके पास है, ठीक है, EFU इंश्योरेंस है, हर एक के डिफरेंट अपने पैटर्न है, पाक कतर इंश्योरेंस कंपनी है, तो आपके पास डिफरेंट इंश्योरेंस हैं, उनके लिए डिफरेंट जो है वो रेगुलेशंस हैं, तो उन तमाम चीज़ों को मॉनिटर करना, क्योंकि कोई शेक ऐसी तो नहीं है, ठीक है, जो कि जिसके एंड पे आपको कस्टमर की जो प्रोडक्शन है वो शायद वहाँ पर जो है वो डिसर्ट हो रही है, कस्टमर की प्रोडक्शन जो है वो नहीं हो रही, ठीक है। मेन चीज़ तो हमारे पास उनके बिजनेस को फ्लोरिश करना है, उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमने दी है कि दे शुड कम हियर एंड डू बिजनेस, बट उसके साथ साथ जो आपका कंज्यूमर है, जो कस्टमर आपका है, उसके जो राइट्स की प्रोटेक्शन है वो भी आपके पास जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको भी चीज़ को देखना आपके पास ज़रूरी है, ठीक है। तो इन तमाम चीज़ों को भी रेगुलेट करती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ अटैच डिपार्टमेंट्स रेगुलेशन, ऑफ कोर्स जो आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के साथ जो आपके पास डिफरेंट और डिपार्टमेंट्स जो अटैच है, जो रेगुलेटरी बॉडीज इसके साथ अटैच है, उनके ऑर्गेनाइजेशन, उनका कंट्रोल, वो भी तमाम का तमाम आपके पास जो इस मिनिस्ट्री के अंडर आपके पास जो है वो आता है। सिलेक्शन ऑफ ट्रेड ऑफिसर्स फॉर पोस्टिंग इन पाकिस्तान मिशन अब्रॉड, ऑफ कोर्स आपके पास जिस तरह एम्बेसडर आपके पास होते हैं, ठीक है, इस तरह आपके पास जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री के भी जो डिफरेंट लोग हैं वो भी आपके पास जो है होते हैं, जिनको मतलब कि डिफरेंट असाइनमेंट्स पर जो है बाहर जो है वो भेजा जाता है, और उनका पर्पज़ यही होता है आपके पास कि वो अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी चीज़ों को क्या करेंगे, वो प्रमोट करें आउटसाइड द कंट्री, पाकिस्तान से बाहर, ठीक है, ताकि लोग जो है पाकिस्तान से बाहर उन प्रोडक्ट को देखें, उनको देखें, उनकी क्वालिटी को असेस करें, और आपका क्या हो कि एक अगेन जो है वो एक्सपोर्ट्स का जो सिलसिला है वो जो है आपके पास जो है वो शुरू हो जाए, ठीक है। तो उन पोस्ट्स को डिसाइड करना ये भी आपके पास जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के जो है वो अंडर आपके पास जो है वो आता है आपके पास। अच्छा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे पास, जैसे हमने कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो है उसका जो मेन फोकस है इट्स ऑन द ट्रेड पॉलिसी, नॉट ओनली द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी या फॉरेन इम्पोर्ट जो है उसकी ट्रेड पॉलिसी, बट आल्सो विद इन द कंट्री जो प्रोविजनल हमारे पास जगह हैं, प्रोविजनल स्टेट्स हैं, उनके अंदर जो है वो भी हमारे पास जो है दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग, उनको हम किस चीज़ों को जो है वो मैनेज करें, चीज़ों को हम जो है वो हम उनको देखें। पीपल सेंट्रिक हमारे पास जो है poverty elevation, employment generation through export-led growth. This is one of the objective of the Ministry of Commerce. They are trying their best to elevate the poverty from the region, from the Pakistan, and वो employment generate करें through export-led growth, के export बढ़ाई जाएं किस तरह से ताकि आपके पास क्या हो कि जो unemployment है वो आपके पास जो country के अंदर क्या हो, कम हो। Basically they are more importantly looking towards the entrepreneurial development activities, entrepreneur को बनाना है और फिर उसके प्रोडक्ट को जो है वो बाहर की मार्केट में जो इंट्रोड्यूस करवाना है, ताकि आपके पास क्या हो कि आपके प्रोडक्ट जो डिमांड है वो आपके पास क्या हो वो बाहर से ली जा सके। If you look at they are basically focusing on the two important directions. First of all is the supply side, and the second important thing is the marketing side. If you look at the supply side, what they are doing actually, they are doing a value addition and higher unit value. For example, yarn, fabric, textile chain हमारे पास of course they are adding the value, they of course product की जो values है उनको क्या कर रहे हैं वो extend कर रहे हैं हमारे पास, ठीक है, और उनको वो क्या कर रहे हैं आगे बढ़ा रहे हैं हमारे पास, but they are doing value addition not only in the import and export but also in the higher unit value, ठीक है, जो different आपके पास
क्रॉप्स हैं जो कि आपके बेस्ट हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको भी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। ठीक है, कॉरपोरेशन फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, ये आपके साथ साथ जो है जो आपके पास ट्रेड पॉलिसी में ये बात है कि आप जो क्या करें कि अपने पास कोऑर्डिनेशन फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आपके पास डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं उनके अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके इम्प्रूवमेंट के लिए भी आपके पास जो है डिफरेंट पॉलिसीज हैं। ठीक है, इम्प्रूविंग कम्पिटिटिवनेस थ्रू रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, आपने कम्पिटिटिवनेस जो है उसको आपने जो है वो बढ़ाना है। ठीक है, बिजनेस की जो कम्पिटिटिवनेस है उसको आपने बढ़ाना है, और तभी आपके पास कम्पिटिटिवनेस बढ़ पाएगी जब आप क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस उसको क्या किया जाएगा, उसको आपके पास जो है वो रिड्यूस किया जाएगा। जितने आपके बिजनेस करने की कॉस्ट कम होगी उतनी ही आपके पास बिजनेस कम्पिटिटिवनेस, बिजनेस एफिशिएंसी आपके पास क्या होगी, इन्हांस आपके पास होगी। फैसिलिटेटिंग इन्वेस्टमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है, आपके पास जो सबसे बड़ा सेक्टर है पाकिस्तान के अंदर बिजनेस के अंदर हमारे पास वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। यहाँ पर भी यही बात फोकस की जा रही है कि मिनिस्ट्री का आपके पास ट्रेड पॉलिसी की ये आपके पास रिक्वायरमेंट है क्या कि आपके पास फैसिलिटेटिंग इन्वेस्टमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है, कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वहाँ पर हम क्या करें कि इन्वेस्टमेंट को जो है वो फैसिलिटेट करें किस तरह से। एक और जो हमारे पास इंपॉर्टेंट इसके अंदर सेक्टर है जो हमने अभी सप्लाई साइड देखी कि हमारे पास ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेड पॉलिसी जो है सप्लाई साइड के ऊपर आपके पास है, बट अनदर इंपॉर्टेंट फीचर हमारे पास वो हमारे पास मार्केटिंग है कि हमारे पास मार्केटिंग के अंदर किस तरह से जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड की जा रही है फ्रॉम द ट्रेड पॉलिसी। फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन द एक्सपोर्ट मार्केटिंग, इंपोर्ट के ऊपर नहीं फोकस हो रहा बल्कि एक्सपोर्ट के ऊपर जो आपके पास है वो ज़्यादा जो आपके पास है फोकस है। ऑफकोर्स इंपोर्ट के ऊपर भी फोकस आपके पास होता है क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि हम महंगी तरीन कंट्री से जो है वो चीज़ें इंपोर्ट करें, हम ये चाहते हैं कि हमारे पास इंपोर्ट हो लेकिन उन कंट्री से हो जिनके अंदर आपके पास कॉस्ट एटलीस्ट गवर्नमेंट को जो है वो कम पे करनी पड़ा है बस। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो फोकस चल रहा है हम इसे बात कर रहे हैं कि फोकस ऑन द एक्सपोर्ट मार्केटिंग, बेटर कमर्शियल इंटेलिजेंस, ट्रैवल डिप्लोमेसी स्लैश मार्केट एसेस, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स एंड मार्केट्स। ठीक है, हमारे पास ट्रेड आपके पास जो मार्केट एसेस है, ट्रेड डिप्लोमेसी है, बेटर कमर्शियल इंटेलिजेंस आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, एंड देन वी हैव द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स एंड मार्केट। ऑफ कोर्स एक प्रोडक्ट के लिए मार्केट नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ एक ही मार्केट के अंदर सारे प्रोडक्ट्स हैं, बट there is need to identify the different markets actually for the different products ताकि आपका प्रोडक्ट जो है वो अपनी सही जगह पर सही मार्केट के अंदर जो है वो आपके पास जो है वो आपके पास प्रोडक्ट आपका जाए। These are the functions of the ministry. फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द मिनिस्ट्री इज एडमिनिस्ट्रेशन, कि आप वो लोग जो है एक एडमिनिस्ट्रेशन लुक आफ्टर कर रहे होते हैं आपके पास। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंशियल एंड बजटरी अफेयर्स ऑफ द मेन मिनिस्ट्री एंड एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड ऑफिस अब्रॉड एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कॉमर्स एंड ट्रेड ग्रुप्स, PAD एंड DAC मीटिंग्स हमारे पास। ठीक है, इंश्योरेंस एंड रिलेटेड मैटर्स फॉर ऑल द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मिनिस्ट्री। ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेट करते हैं हमारे पास ना सिर्फ फाइनेंशियली और बजट अफेयर्स को बल्कि अपनी जो डिफरेंट रिलेटेड जो है वो ट्रेड एसोसिएशंस हैं उनके ऊपर जो है ये फोकस करते हैं और देखते हैं कि वो किस तरह से जो है चीज़ों को जो है वो लेकर चल रही हैं। ठीक है, बिकॉज फॉरेन जो आपके पास कंट्रीज है वहाँ पर तो आप जो है इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, चीज़ें आपके पास शेयर्ड है, लेकिन आपकी अपनी इंडस्ट्री कितनी विलिंग है उस चीज़ के लिए और कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं कि जिनको जो है प्रमोट करना है उसके ऊपर इंफॉर्मेशन है वो भी जो है देखने की ज़रूरत है कि हम किस तरह चीज़ों को जो है मैनेज करें, जिस चीज़ों को हम चलाएं और उनको हम जो है वो इनको लेकर चलें हमारे पास। Administration of the 3 government-owned insurance companies, that is State Life Insurance Corporation of Pakistan, National Insurance Company Limited, and Pakistan Reinsurance Company Limited, and dispensation of the policy as well as legislative legal डायरेक्शन हमारे पास। ठीक है, गवर्नमेंट के 3 एंड जो गवर्नमेंट की जो इंस्टीट्यूशन है पॉलिसी के, इन तीनों को जो है वो क्या करना, इनको जो है वो देखना, इनके एडमिनिस्ट्रेशन करना, ये भी आपके पास वन ऑफ द फंक्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन हमारे पास, इसके अंदर भी ये चीज़ हमारे पास जो है वो हमारे पास आती है। हम अभी बात कर रहे थे एडमिनिस्ट्रेशन की, जो हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन है इसका वो हमारे पास है फॉरेन ट्रेड डिप्लोमेसी एंड मार्केट एसेस इनिशिएटिव्स। अब यहाँ पर जो मिनिस्ट्री का रोल आपके पास बनता है कि मिनिस्ट्री को इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन इस्टेब्लिश करने होंगे कि जो आपके पे रोल के ऊपर जो लोग बाहर गए हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल मिनिस्ट्री से काफ़ी लोग जो है बाहर होते हैं जिनका मेन पर्पज़ आपके पास यही होता है कि
आपके पास फॉरेन जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जाकर आपकी ट्रेड जो है उसको जो है वो इन्हांस करना है, या जो अपने जो कंट्री के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको वहाँ पर इंट्रोड्यूस भी करवाना है, उसके बारे में बताना भी है कि भाई ये प्रोडक्ट्स हैं हमारे, ये प्रोडक्ट की क्वालिटी आपके पास ये है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास पाकिस्तान के जो मोस्ट फेमस प्रोडक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल वो लेदर के प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, आपके पास देखिए कि इस दफ़ा जो आपके फुटबॉल के मैच हो रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर पाकिस्तानी फुटबॉल जो है वो यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो देयर इज़ मार्केट, हमारे पास बहुत बड़ी एक मार्केट थी। ठीक है, इससे पहले भी फुटबॉल आपके पाकिस्तान के जाया करते थे, आपके जो पाकिस्तान के बैट थे सियालकोट के बहुत ज़्यादा मशहूर थे क्रिकेट के, वो आपके पास जाया करते थे, बट विद टाइम चीज़ें उस तरह से नहीं बैलेंस्ड हुई। ठीक है, तो आपके पास WTO की पॉलिसी की वजह से आपके पास काफ़ी अर्सा आपका फुटबॉल जो है वो उसकी जो आपके पास एक्सपोर्ट है वो बैन रही, बट इस दफ़ा स्टिल मैंने पाकिस्तान गॉट द अपॉर्चुनिटी कि वो फुटबॉल तमाम के तमाम जाएँ और ऑलरेडी वो एक्सपोर्ट क्वालिटी के हैं और वो जाते हैं और उसकी जो है वो चीज़ आप तमाम मार्केट के अंदर बन के दोबारा से। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करना है हमारे पास कि ट्रेड डिप्लोमेसी एंड मार्केट एसेस इनिशिएटिव्स। हमें सिर्फ 2 से 3 मार्केट पॉइंट नहीं जो है वो हमें फाइंड करने, बल्कि ये मिनिस्ट्री का ये रोल है कि वो अच्छे से डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो आइडेंटिफाई करें लोगों के लिए, डिफरेंट जगहों पर जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ आइडेंटिफाई करें ताकि लोग क्या करें कि आपके प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन लें, आपके प्रोडक्ट के बारे में जानें। ये मिनिस्ट्री का काम है कि आपके लिए इस तरह के इनिशिएटिव्स जो हैं वो जनरेट करें ताकि आप क्या करें कि आप जो है चीज़ों को जो है ईजिली जो है वो कर पाएँ और चीज़ों को जो है वो आप बैलेंस जो है वो आप कर पाएँ। ठीक है, तो जब आपकी कंट्री आपको डिफरेंट इलाकों के अंदर, डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेगी और आपके प्रोडक्ट को वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाएगी, तो आपके लिए बिजनेस करना एक आसान होगा, बिकॉज यू आर नॉमिनेटेड बाय योर स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो जितनी आपके पास रेफरेंस होगा, स्टेट गवर्नमेंट की नॉमिनेशन होगी, अगली फॉरेन कंट्री भी आपको उतनी ही जो है वो अच्छे तरीके से जो है पुरतपाक तरीके से जो है आपका इस्तकबाल करेगी और आपको बिजनेस के लिए है वेलकम करेगी अपनी कंट्रीज़ के अंदर। WTO, दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो आपके पास है वो जब आपके पास WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की रेगुलेशंस लगी तो उस जगह पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था जो उन्होंने प्ले किया। मल्टी ट्रेड नेगोशिएशन एंड कंपैटिबिलिटी ऑफ डोमेस्टिक लॉज विद द WTO लॉज। तो जब आपके पास WTO लॉज के अंदर आपके पास ISO स्टैंडर्डाइजेशन, आपके पास एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, डिफरेंट किस्म की जो रिक्वायरमेंट्स थी वो आपके पास लगी, तो मोस्ट ऑफ द एक्सपोर्ट्स जो थी वो आपकी बंद होकर रह गई। ठीक है, आपके पास जब वो बैन लगा तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का ये जो रोल था कि उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया उन तमाम जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी कि वाई दीज रिस्ट्रिक्शंस आर देयर, उन तमाम रिस्ट्रिक्शंस को बारे में बताया, उसके बारे में किया और मुल्क के अंदर एक अवेयरनेस जनरेट की कि अगर WTO, अगर हम ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान साइन द एग्रीमेंट विद WTO और हम WTO के तमाम एग्रीमेंट्स को मानते हैं, तो उस वजह से फ़ायदा नहीं हुआ इनिशियली। ठीक है, क्योंकि वो जो लॉज थे वो आपकी जो करंट होम इंडस्ट्री थी उसकी फेवर में नहीं थे, बट इन द लॉन्ग रन जो आपकी इंडस्ट्रीज थी उन्होंने चीज़ों को अडॉप्ट किया, उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया, उन रूल रेगुलेशन फॉलो किया एंड करंटली आपके पास ये है कि आपके पास जो है वो बिज़नेस जो है दोबारा जो है वो ऑलरेडी इन पोजीशन है कि वो चल पड़े हैं आपके पास, वो चीज़ें आपके पास दोबारा जो है वो नॉर्मलाइज फॉर्म में आगे लाएगी। अभी मैंने आपको एग्जांपल दी कि आपके पास जो फुटबॉल है वो आपके पास जो है अच्छे खासे जो है उसकी एक्सपोर्ट्स जो है वो आपके पास हो रही हैं और आपके पास दोबारा से जो है वो तमाम स्टैंडर्ड्स जो WTO थे उनको रिक्वायरमेंट्स को जो है फुलफिल किया गया और अब जो है आपके पास जो है एक्सपोर्ट आपकी दोबारा जो है वो दोबारा से वो बढ़ने लग गई है आपके पास कंट्री के। WTO असल में है क्या, इसके बारे में आप भी इंफॉर्मेशन देखें, मैं जितना थोड़ा सा शेयर करूंगा आपको कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए इसके क्या एडवांटेज है, डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए इसके क्या डिसएडवांटेज, बिकॉज आई एम बेसिकली फोकसिंग ऑन द पाकिस्तान, तो पाकिस्तान इज अंडर द डेवलपिंग कंट्रीज, तो डेवलपिंग कंट्रीज ने साइन तो कर लिया इस चीज़ को कि WTO को हम फॉलो करेंगे, बिकॉज अपने पास एक्सपोर्ट्स को तो आप नहीं अपने रोक सकते। ठीक है, बट उसके क्या एडवांटेजेस क्या डिसएडवांटेजेस उसके बारे में हम जो है बात करेंगे। WTO हमारे पास है क्या, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास, इट इज़ द एब्रिविएशन, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज अ बॉडी designed to promote free trade through organizing trade negotiation and act as an independent arbitrator in settling trade dispute। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि फ्री ट्रेड जो है, जिस हमने कहा रेगुलेटेड मार्केट्स हैं, हमारे पास फ्री मार्केट्स हैं, ये जो हमारे पास WTO इट वांट टू प्रमोट द फ्री ट्रेड। ठीक है, फ्री ट्रेड जो है उसको प्रमोट करना चाहते हैं और जो ट्रेड रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट्स हैं,
ठीक है, उनको जो है रिजॉल्व करना, ये जो है आपके पास WTO के फंक्शन के अंदर आता है। टू सम एक्सटेंट द WTO हैज़ बीन सक्सेसफुल इन प्रमोटिंग ग्रेटर फ्री ट्रेड, ठीक है, टू सम एक्सटेंट, ठीक है, तमाम कंट्रीज इसको नहीं मानी, ठीक है, बट हमारे पास वट एवर द एग्रीमेंट इज, हमारे पास फ्री ट्रेड के एक जो सेटअप है वो आपके पास जो है वो आपके पास बनना शुरू हो गया कंट्री के अंदर, ठीक है, और आपके पास WTO जो आपके पास है वो सक्सेसफुल रही इस फ्री ट्रेड के इनिशिएटिव्स के, फ्री मार्केट्स को जो है इंट्रोड्यूस करवाने में। आपके पास एडवांटेजेस आपके पास क्या है जी WTO के जो एडवांटेजेस हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये लोअर प्राइस फॉर द कंज्यूमर। आपके पास एक मार्केट है, तमाम मुल्कों से वहाँ पे प्रोडक्ट आए हुए हैं, ठीक है, एंड यू नो कि हमारे पास इसकी ये है, इसकी ये है, इसकी ये, इट्स मीन दैट द कंज्यूमर इज गेटिंग द डिफरेंट क्वालिटी ऑफ वन प्रोडक्ट, और डिफरेंट क्वालिटीज के साथ साथ आपके पास क्या है कि आपके पास वो प्रोडक्ट जो है वो आगे भी चल भी रहा है, वो आपके पास सेल भी आपके पास हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ये चीजें हैं जिन चीजों को मैनेज करना जो है वो जरूरी है कि आपके पास कंज्यूमर के पास डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है, बिकॉज ही इज द फ्री मार्केट, हर एक अपना रेट है, WTO ने कोई रेट सेट नहीं किया जिस चीज को आपने इतने प्राइस के ऊपर बेचना है, ठीक है, नहीं, वो कंट्री जहां देख रही है, जितना अपने खुद को बेनिफिट देख रही है, कितने हमें बेनिफिट बहुत है, उसकी बेस पर वो प्राइस लगा के अपने सब कुछ बेच रही है, ठीक है, आपके पास। तो ये कंज्यूमर एंड पर एक बेनिफिट है आपके पास कि कंज्यूमर जो है वो एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट उसको लो प्राइस के अंदर जो है वो अवेलेबल हो रहा है। रिमूविंग टैरिफ आपके पास इनेबल अस टू बाय चीपर इंपोर्ट्स, जो आपके पास कॉस्ट आती है, जो आपके पास टैरिफ पड़ता है, उसको रिमूव करने की वजह से WTO ने जब उसको रिमूव किया तो ऑफ कोर्स जब आपको खुद टैरिफ नहीं पड़ रहा तो आपके पास कॉस्ट जो है आपको कम पड़ रही है। एक्चुअली प्रॉब्लम आपके पास ये आती है, फॉर एग्जांपल गाड़ी आप देखते हैं पाकिस्तान के अंदर, जब गाड़ी पाकिस्तान में आती है तो उसकी इतनी ज़्यादा कॉस्ट होती है, यही गाड़ियाँ अगर आप बाहर में के जहाँ मैन्युफैक्चरिंग कंट्री जैसे वो गाड़ियाँ बन रही हैं तो आपको ऑफकोर्स मतलब कि 1/3 की प्राइस पे वो आपके पास मिल जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल लाख में से 25,000 आपके पास अगर एक गाड़ी यहाँ पे 12 लाख मिल रही है, मे बी मैन्युफैक्चरिंग कंट्री के अंदर वो आपको 4 से 5 लाख रुपए में बन जाए, ठीक है। बट जब आप वहाँ उसको आप इंपोर्ट करते हैं अपनी कंट्री के अंदर उस गाड़ी को, तो उस जगह पर आपके पास टैरिफ पड़ता है आपको। जब टैरिफ पड़ता है तो उस वजह से उस गाड़ी की जो प्राइस है वो आपके पास बहुत ज़्यादा जो है वो हाई आपके पास हो जाती है। सो दिस इज समथिंग मीन नॉट नेसेसरी, ये आपके पास जो है वो बिल्कुल भी अफोर्डेबल आपके पास जो है वो चीज़ जो आपके पास नहीं रहती, बिल्कुल भी अफोर्डेबल आपके पास नहीं रहती, ठीक है। तो रिमूविंग टैरिफ की वजह से अगर आपके पास आपका जो प्रोडक्ट जा रहा है बाहर की मार्केट में उसके ऊपर आपको कॉस्ट बहुत कम पड़ रही है, तो ऑफकोर्स जब आपको कॉस्ट कम पड़ेगी तो आप आगे जो कंज्यूमर को भी कॉस्ट जो है वो आपको कम देंगे। दिस इज वन ऑफ द इनिशिएटिव। फ्री ट्रेड इनकरेजिंग ग्रेटर कम्पिटिटिवनेस, आपके पास फ्री ट्रेड है, गवर्नमेंट की कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई टैरिफ आपके पास नहीं पड़ रहा, तो वहां पर आपके पास क्या होगा कि आपके पास मार्केट के अंदर जो है आपके पास कंपटीशन बढ़ेगा, ठीक है। हर जो बंदा है वो प्रॉफिट कम करके आपके पास जो है एक अच्छी क्वालिटी की चीज़ आपको बहुत ही सस्ते रेट्स में क्या करेगा वो आपको जो है वो आपको दे देगा। फर्म फेस अ हायर इंसेंटिव टू कट कॉस्ट, ठीक है, फर्म फेस अ हायर इंसेंटिव टू कट कॉस्ट, फर्म को ऑलरेडी टैरिफ नहीं पे करना पड़ रहा, ठीक है। जब आपके पास वहाँ से कॉस्ट कम होगी तो आपके पास यहाँ पर जो फर्म जो है उनको वो जो है आपके क्लाइंट्स को जो है वो हाई इंसेंटिव जो है वो प्रोवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल अ डोमेस्टिक मोनोपोली मे नाउ फेस कंपटीशन फ्रॉम द फॉरेन फर्म। डोमेस्टिकली आपके पास मोनोपोली थी एक प्रोडक्ट की, वो प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी थी, ठीक है, सब कुछ ठीक था, लेकिन जब फॉरेन फर्म्स आई और वो सेम प्रोडक्ट लेकर आई और उन फॉरेन प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी थी वो उनसे भी एक अच्छी थी, ठीक है। या फॉर एग्जांपल मोनोपोली थी पहले, कंज्यूमर के पास कोई चॉइस नहीं थी, बट नाउ कंज्यूमर हैव द सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट अवेलेबल, ठीक है। जब उनको सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट मिलेगा तो ऑफ कोर्स वो स्विच कर जाएंगे अपने प्रोडक्ट से दूसरे जो फॉरेन प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर। सो अगेन हमारे पास यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी इस तरह से डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं आपके पास। Law of comparative advantage state that free trade will enable an increase in economic welfare. Of course जब आपके पास जैसे मैंने अभी कहा कि आपके पास मोनोपोली जो है फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरकम होती है, कंज्यूमर के पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, तीसरी आपके पास चीज़ है कि प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो आपके पास जो है वो चीप होती है। These are one of the benefits of the free trade market. Okay, free trade will enable an increase in economic welfare. This is because the countries can specialize in producing product where they have a lower opportunity cost, ठीक है। हमारे पास लो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है आपके पास जो है वो आपके पास पड़ रही है, कंट्रीज वही प्रोडक्ट बनाएंगी जहाँ पर उन्हें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो लो पड़े। अगर आपको रॉ मटेरियल चीज़ें आपको बाहर से एक्सपोर्ट करनी पड़े,
ठीक है, इंपोर्ट करनी पड़े और फिर आप चीज़ें बनाएं तो ऑफ कोर्स आपको जो है कॉस्ट उसकी बढ़ जाएगी। लेकिन जिन कंट्रीज़ के अंदर वो चीज़ें अवेलेबल हैं, वो उन चीज़ों के अंदर स्पेशलाइज्ड हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आपके पास जो है कॉस्ट आपको जो है वो कम पड़ेगी। इकोनॉमीज ऑफ स्केल हमारे पास ये है कि अगर आप एक चीज़ की क्वांटिटी जो है वो बढ़ा देते हैं तो हमारे पास क्या है कि उसकी प्राइस ऑलरेडी आपके पास क्या होती है, कम हो जाती है। बाय एनकरेजिंग फ्री मार्केट्स फर्म्स कैन स्पेशलाइज एंड प्रोड्यूस अ हायर क्वालिटी अ हायर क्वांटिटी, ठीक है, फ्री मार्केट है, डिमांड ज़्यादा है तो आपके पास बड़ी मार्केट है, क्वांटिटी। दिस इनेबल मोर इकोनॉमीज ऑफ स्केल। दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर इंडस्ट्रीज विद हाई फिक्स्ड कॉस्ट सच एज कार एंड एरोप्लेन मैन्युफैक्चरर हमारे पास, ठीक है, हाई है बट उनकी कॉस्ट जो आपके पास क्या है वो फिक्स्ड है आपके पास। तो इस तरह की इंडस्ट्रीज के लिए जो है वो चीज़ें जो है वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है वो ज़्यादा, जब आपके पास एक प्राइस फिक्स्ड है तो आपके पास जो है वो डिमांड बढ़ेगी और आप ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ों को क्या करेंगे, आप प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। आसान सी ज़ुबान में इकोनॉमीज ऑफ स्केल को समझने का ये तरीकाकार है कि अगर आप 2 लोगों की रोटी बनाते हैं तो उसको 2 लोग ही खा सकेंगे, लेकिन अगर आप 50 लोगों की रोटी बनाते हैं तो उसमें 10 लोग एक्स्ट्रा जो है वो एकोमोडेट किए जा सकें। कि जो आप क्वांटिटी बढ़ाते हैं तो आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट है वो आपके पास क्या होती है, वो कम हो जाती है, ठीक है। दिस इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। फ्री ट्रेड कैन हेल्प इंक्रीज ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ। जब आप अपनी कंट्री के अंदर बिजनेस कर रहे हैं, कंट्री के अंदर आप एक बिजनेस ला रहे हैं, कंट्री को आप टैक्स पे कर रहे हैं आपके पास, तो ऑलरेडी आप उस कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर जो है वो ज़्यादा फोकस आपका चल रहा है। लेकिन जब आप फ्री ट्रेड की बात करेंगे तो फ्री ट्रेड के अंदर आप जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ ओवरऑल वर्ल्ड की इकोनॉमिक ग्रोथ, ग्लोबल जो है उसकी इकोनॉमिक की है वो वर्ल्ड ग्रोथ के ऊपर हमारी जो है वो हमारी बात होगी। जो हमारे पास डिसएडवांटेजेस में है वो हमारे पास है, इट इज अर्ग्ड दैट बेनिफिट ऑफ फ्री ट्रेड अकर मोस्टली टू द डेवलप्ड कंट्रीज को इसका बेनिफिट ज़्यादा है बनिस्बत के आपके पास क्या है वो डेवलपिंग कंट्रीज को आपके पास, ठीक है। तो ये वन ऑफ द इसका डिसएडवांटेज आपके पास है, ठीक है। फ्री ट्रेड में प्रिवेंट डेवलपिंग इकोनॉमीज एक प्रोडक्ट है आप अपनी मार्केट में बना रहे हैं, ठीक है, और आपकी इंडस्ट्री जो है वो ग्रो कर रही है, लेकिन जो आपके पास फॉरेन प्रोडक्ट आया, फॉरेन प्रोडक्ट आने से जो आपकी अपनी इंडस्ट्री थी, इन्फर्ट इंडस्ट्री जो बिल्कुल अभी एक उसमें इनिशियल स्टेज में थी, वो बंद होकर रह जाएगी बिकॉज फॉरेन प्रोडक्ट से अच्छा भी है और सस्ती क्वालिटी का भी है। तो इस तरह के भी जो थोड़े से डिसएडवांटेजेस हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए ये प्रॉब्लम्स है कि वो ऑलरेडी अपने बिजनेसेस के अंदर इतनी ज़्यादा मेच्योर नहीं होती हैं और वो तमाम बिजनेसेस उनके जो है बिल्कुल मॉडरेट स्टेजेस के अंदर होते हैं, ठीक है, इनिशियल फेजेस के अंदर होते हैं। इस प्रॉब्लम को जैसे आपके पास WTO के आपके पास क्या होते हैं, चीज़ें आपके पास जो है वो आपके पास क्या होती हैं, वो ख़त्म होकर रह जाती हैं। आपके पास जो अपनी इंडस्ट्री है वो ख़त्म हो जाएगी और जो फॉरेन इंडस्ट्री जो आपको वो मार्केट को क्या करेगी, वो कैप्चर कर लेंगे आपके पास। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ डेवलपिंग इकोनॉमी वाज ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई देयर इकोनॉमी टू डेवलप अ न्यू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, दे मे बी अनएबल टू डू विदाउट सम टैरिफ प्रोटेक्शन। एक और हमारे पास ये एग्जाम्पल है। हम फंक्शंस की बात कर रहे थे कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के जो डिफरेंट फंक्शंस हैं, उन फंक्शन के अंदर एक और हमारे पास फंक्शन है, वो हमारे पास इंपोर्ट्स विंग। फॉर्मुलेशन ऑफ ट्रेड पॉलिसी इन कंजुगेशन विद अदर विंग्स, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इम्पोर्ट पॉलिसी इनिशिएटिव्स। हमारे पास फॉर्मुलेशन ऑफ द ट्रेड पॉलिसी इन कंजक्शन विद द अदर विंग्स, हमारे पास अदर विंग्स जो अदर और हमारे पास जो है आपके पास डिफरेंट मिनिस्ट्रीज है, उनके साथ मिलकर जो है वो डिफरेंट चीज़ें आपके पास डिसाइड की जाती है। सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स तो एक नहीं हमारे पास, ठीक है, नहीं करते। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, मिनिस्ट्री ऑफ और जो डिफरेंट मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है और डिफरेंट मिनिस्ट्री के साथ मिलकर आप चीज़ों को लिंक कर रहे होते हैं। तो ऑफकोर्स इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट विंग्स दोनों को मिलकर जो है वो चीज़ों को जो है डिज़ाइन करना पड़ता है, चीज़ों को चलाना पड़ता है। एक्सपोर्ट विंग में हमारे पास ये फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एनुअल ट्रेड पॉलिसी, वहाँ पर हमने कहा था सिर्फ ट्रेड पॉलिसी पर है, यहाँ पर हम एनुअल ट्रेड पॉलिसी कर रहे हैं ज्वाइंटली विद द इम्पोर्ट्स, ठीक है। इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट दोनों की रेशियो कंपैरिजन करने के लिए हमने दोनों चीज़ों को निकाला। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्सपोर्ट पॉलिसी इनिशिएटिव्स, और हमारे पास जो एक्सपोर्ट पॉलिसी है उसके इनिशिएटिव्स भी ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के या ट्रेड पॉलिसी के फंक्शंस के अंदर हमारे पास आता है। ITO विंग हमारे पास है फॉर्मुलेटिंग, प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ऑफ मिनिस्ट्री एंड एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन। इनको तमाम जो है ITO विंग जो है इसको हैंडल करता है। टेबुलेशन ऑफ ट्रेड स्टेटिस्टिक एंड एनालिसिस बेस्ड देयर ऑन, ठीक है।
आपके पास कितनी ट्रेड एक्टिविटी हो रही है, किस किस्म की ट्रेड स्टेटिस्टिक्स के अंदर आप इन्वॉल्व हैं, और एनालिसिस आपका क्या है कि कितने इंपोर्ट्स हुए, कितने एक्सपोर्ट हुए, कितनी हमने इस साल जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट से कमाए, कितने हमने जो है वो इंपोर्ट से कमाए, कि इंपोर्ट में हमने दिए, कितने हमने एक्सपोर्ट से कमाई। ये तमाम जो स्टेटिस्टिक्स है, इसको जो रिकॉर्ड है, ये भी आपके पास जो है ट्रेड पॉलिसी और आपके मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के फंक्शंस के अंडर आता है। ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विंग, रजिस्ट्रेशन, मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन ऑफ ऑल द ट्रेड बॉडीज इन द कंट्री अंडर द ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन लॉ ऑफ 2007। लोकल ट्रेड फेयर एंड फेयर्स एंड एग्जीबिशन, हमारे पास लोकल ट्रेड एंड फेयर एंड एग्जीबिशन, ताकि जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनको जो है वो मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करवा जाए, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट प्रोविंसेस के अंदर उन प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करवा जाए, ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस हो कि दिस प्रोडक्ट इज आल्सो फ्रॉम आवर मार्केट। ये उसके कुछ फंक्शंस हैं। ये आपके पास मिनिस्ट्री के ऑर्गेनोग्राम है, जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो मिनिस्ट्री है इसमें, इसके अंदर हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल है, वो हमारे पास है कॉमर्स मिनिस्टर, ठीक है, जो कि आपके नेशनल असेंबली से इलेक्ट होते हैं। देन वी हैव द कॉमर्स सेक्रेटरी। अंडर द कॉमर्स सेक्रेटरी देयर आर आपके पास 2 एडिशनल सेक्रेटरी हैं, ठीक है, एंड देन वी हैव जूनियर सेक्रेटरीट, देन वी हैव डीजी आपके पास है। आपके पास डिफरेंट, आप देखें तो आपको हिरार्की नजर आएगी कि आपके पास इस इंडस्ट्री के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर एक हिरार्की है, उस हिरार्की के अंदर आपके पास डिफरेंट लेवल्स हैं, उन लेवल्स के अंदर मिनिस्ट्री का हर बंदा जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है आपके पास, ठीक है। जो आपके पास पॉलिसी डिजाइन होती है, वहाँ आपके पास तमाम चीजें जो इसके साथ आपके चल रही होती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने जो आपके पास ऑपरेशनल फंक्शंस अगर हम इनके देखें तो हमें पता चला कि हमारे पास स्ट्रेटजिक ट्रेड पॉलिसी फ्रेमवर्क एक डिज़ाइन किया गया, जो 2012 से लेकर 2015 तक था। इन 3 इयर्स के अंदर जो है हमारे पास जो है इन 3 से 4 इयर्स के अंदर आपके पास जो एक फ्रेमवर्क डिज़ाइन किया गया, और इस फ्रेमवर्क का मकसद ये था कि अपने पास जो ट्रेड पॉलिसी है उसको किस तरह स्ट्रेटजिकली हम जो इम्प्रूव करें। इसके कुछ हमारे पास पॉइंट्स हैं, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि फोकस ऑन द रीजनल ट्रेड, दैट वी हैव टू इम्प्रूव आवर ओन रीजनल ट्रेड। रीजनल ट्रेड हमें जो है उसको हमें जो है वो प्रमोट करना चाहिए, ठीक है, और उसके जो है प्रमोशन के लिए जो है डिफरेंट इनिशिएटिव जो है वो लिए जाएंगे। स्ट्रेंथनिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर प्रमोशन ऑफ द एक्सपोर्ट्स, ठीक है। जो आपके पास डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, जो डिफरेंट बिजनेस इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका जो एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है उसको इतना इम्प्रूव किया जाए, उसको बनाया जाए, क्वालिटी, ISO, डिफरेंट जो रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि एक्सपोर्ट के लिए ज़रूरी हैं, ताकि वो उन तमाम रिक्वायरमेंट्स को जो है वो मीट कर पाएँ, ठीक है। जब वो उन तमाम रिक्वायरमेंट्स को मीट कर पाएंगे तो ही वो इस पोजीशन में होंगे कि वो इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट दोनों चीज़ों को हमारे पास जो है मैनेज कर पाएँ। बट वी आर मोर फोकसिंग ऑन द एक्सपोर्ट्स। क्रिएशन ऑफ रेगुलेटरी एफिशिएंसीज, हमारे पास कुछ रेगुलेटरी बॉडीज होनी चाहिए जो आपके पास डिफरेंट बॉडीज है उनकी एफिशिएंसीज को जो है हमारे पास वो इन्हांस कर पाएँ। एक्सपोर्ट डेवलपमेंट इनिशिएटिव, देन हमारे पास एक्सपोर्ट्स को हमने डेवलप करना है, हमने एक्सपोर्ट्स को इनिशिएट करना है। बहुत से बिजनेसमैन ऐसे हैं जिनके प्रोडक्ट की क्वालिटी भी है, वो उनको फॉरेन मार्केट में इंट्रोड्यूस करवा के अपनी एक्सपोर्ट्स को जो है वो को बढ़ा सकते हैं, बट स्टिल दे आर अनअवेयर। सो वी हैव टू जस्ट स्टार्ट एंड क्रिएट एन अवेयरनेस स्ट्रेटेजी, ताकि वो लोग जो है क्या करें कि इस तरह के जो है इनिशिएटिव्स लेकर चीज़ों को आगे जो है फाइनलाइज कर पाएँ आपके पास। इंक्रीज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम लेस डेवलप्ड रीजन्स ऑफ पाकिस्तान, जो आपके पास लेस डेवलप्ड रीजन्स हैं वहाँ पर अगर इंडस्ट्री है आपके पास, ठीक है, और लोग जो है वो बिजनेसेस कर रहे हैं, तो उन रीजन्स को ज़्यादा प्रमोशन की ज़रूरत है बनिस्बत उन रीजन्स को जो ऑलरेडी मेच्योर हैं, जहाँ ऑलरेडी आपके पास जो है वो एक्सपोर्ट्स का जो प्रोसेस है वो आपके पास चल रहा है, ठीक है। तो जब तक लोगों का अवेयरनेस नहीं होगी तो लोग जो है ज़ाहिर बात इस चीज़ के अंदर अच्छी तरह से कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। सो देर जो हमारे पास ये स्ट्रेटजिक प्लान बनाएगा फ्रॉम 2012 टू 2015, इसका एक चीज़ ये भी रखेगी कि हमने उन एरियाज़ को भी जो है वो हाईलाइट करना है, उन एरियाज़ को भी हमने अंडर कंसिडरेशन रखना है जो कि डेवलप नहीं है बट उनके पास प्रोडक्ट है, उनका प्रोडक्ट जो है वो एक्सपोर्ट किया जा सकता है। तो इस तरह के इलाकों में जाकर भी इन चीज़ों को जो है वो इम्प्रूव करना चाहिए हमें। प्रमोशन ऑफ डोमेस्टिक कॉमर्स, जो हमारे पास इंटरनली तो हम एक्सपोर्ट के ऊपर तो बात कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे पास इंटरनल है, जो आपके पास डोमेस्टिक कॉमर्स है, जो आपके पास डोमेस्टिक ट्रेड है, उसको भी जो है हमने जो है इन्हांस करना है, उसको भी हमने इम्प्रूव करना है, उसके लिए हमें स्ट्रेटजीज जो है वो बनानी होगी। स्ट्रेथनिंग द मॉनिटरिंग एंड एवल्यूशन मैकेनिज्म, जो हमारे डिफरेंट बॉडीज जो रजिस्टर्ड हैं, जो एक्सपोर्ट कर रही हैं, जो इम्पोर्ट कर रही प्रोडक्ट, उनकी जो है वो मॉनिटरिंग
और एवेल्युएशन जो है, इसके प्रोसेस को वी हैव टू बी स्ट्रेंथन। सो ये हमारे पास एक इस पॉलिसी फ्रेमवर्क का जो है, जो करंट जो आपकी ट्रेड पॉलिसी है उसका हमारे पास एक पार्ट है आपके पास। रैशनल टैरिफ जो हमारे पास रैशनल टैरिफ प्रोटेक्शन पॉलिसी हमारे पास है, उसके मुताबिक हमारे पास हाई टैरिफ प्रोटेक्शन मेंटेन्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टेंड टू इरोड कम्पिटिटिवनेस एंड इफेक्ट कंज्यूमर वेलफेयर। ठीक है, अगर आप हाई टैरिफ रखेंगे और उसको आप मेंटेन रखेंगे, उसको आप लॉन्ग टर्म पे करेंगे, तो ऑफ कोर्स वो आपके कंज्यूमर की वेलफेयर को जो है इफेक्ट करेगा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स विल अडॉप्ट फॉलोइंग गाइडिंग प्रिंसिपल टू क्रिएट अ कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। उनको ये जो है गाइडलाइंस कुछ दी गई हैं। प्रमोट कम्पिटिटिवनेस, कम्पिटिटिव मार्केट इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर जो है कम्पिटिटिव मार्केट जो है उनको जो है प्रमोट किए जाए। इंश्योर कन्फर्मेरिटी, ठीक है, इंश्योर कन्फर्मिटी टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट एंड प्रैक्टिसेस। हमारे पास जो WTO के रोल हैं, जो हमारे पास एक्सपोर्ट्स के लिए जो ISO स्टैंडर्ड्स हैं, जो क्वालिटी रिक्वायर्ड है, वो तमाम चीज़ें इंडस्ट्रीज़ को जो है वो पता होनी चाहिए, कि इंडस्ट्रीज़ के अंदर अवेयरनेस पैदा होनी चाहिए, ताकि आप जो है उन स्टैंडर्ड्स को जो है वो मीट कर पाएँ। प्रमोट डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, डोमेस्टिक एज वेल एज द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, दोनों को जो है प्रमोट करना चाहिए। ठीक है, ताकि लोग जो है वो डोमेस्टिकली जो है वो बिजनेस स्टार्ट करें, आपके अपने मुल्क में भी एम्प्लॉय जो है, जो एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट हो, बट बाहर से पहले जो आपके पास ज़र मुबादला आएगा आल्सो हमें उसके ऊपर भी फोकस करना होगा। क्रिएट लेवल पेइंग फील्ड फॉर पाकिस्तानी फर्म्स एंड इंटरनेशनल एज वेल एज डोमेस्टिक फील्ड, इस चीज़ की भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है। ड्यू कंसिडरेशन टू कंज्यूमर वेलफेयर, कंज्यूमर वेलफेयर के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उनको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, उनको भी हम फोकस करना है। कैटर टू द चेंजिंग नीड्स ऑफ द पाकिस्तानी इकॉनमी, ऑफ कोर्स जब आपकी इकॉनमी ग्रो करती है तो आपके पास चेंजेस भी आपके पास इकॉनमी में आपके पास आती हैं, तो उन जो ग्रोइंग जो इकॉनमी है उसकी जो नीड्स हैं उनको मद्देनजर रखते हुए भी हमें चीज़ों को जो है वो लिंक करना होगा और चीज़ों को हमें जो है वो सपोर्ट करना होगा। क्रिएट एन इनेबलिंग एनवायरनमेंट टू परस्यू, वो हमारे पास यही है कि हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन अपनी कंट्री के अंदर जो है उसको हमने बढ़ाना है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का मकसद ही आपके पास जो है ट्रेड पॉलिसी, कंट्री के अंदर जो ट्रेड है उसके जो वेंचर्स हैं, उनके जो वेन्यूज़ हैं, उनको जो एक्सप्लोर करना है, उनको जो है वो इन्हांस करना है। ठीक है, तो मेन हमारे पास यही है कि हमने इस तरह की इन्वायरमेंट करनी है, क्रिएट करनी है, ताकि जो आपकी इंडस्ट्री है, जो आपकी लोकल डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो भी ग्रो करे। ठीक है, और उसके साथ साथ जो आपके पास मुल्क के अंदर जो एक्सपोर्ट्स है वो भी आपके पास जो है वो भी आपके पास इन्हांस करें। हमारे पास जो आज के लेक्चर जो हमारे पास है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के दो मेन डिवीजन है हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कॉमर्स डिवीजन है, सेकंड वी हैव द टेक्सटाइल इंडस्ट्री डिवीजन है। कॉमर्स डिवीजन की हमने अभी काफ़ी ट्रेड पॉलिसी की बात की, जबकि हमारे पास जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो हमारे पास टोटली फोकस करता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री की ग्रोथ के। हमारे पास आज के लेक्चर के अंदर हमने बात की हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स क्या है, उसकी जो मिशन स्टेट है वो हमारे पास क्या है, चार्टर ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके फंक्शंस क्या है मिनिस्ट्री के, एंड देन हमने बात की हमारे पास कॉमर्स डिवीजन की। ठीक है, हमारे पास ट्रेड पॉलिसी जो हमारे पास स्ट्रेटजिक ट्रेड फ्रेमवर्क हमारे पास 2012 to 15 हमने उसको देखा। ठीक है, इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर हम बात करेंगे अपने पास मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की, स्टैटिस्टिक की। इसके अंदर हमारे पास दो डिवीजन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन है, सेकंड वी हैव द स्टैटिस्टिक डिवीजन है। हम इन दोनों डिवीजन को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे लेक्चर। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।